करुणासीतलहृदयं पर्यापदोषवेहतमोहतमं सनरामनलोकगुरुं वन्दे सुगतं गतिविमुत्तमम्। अर्थात जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने संसार के अंधकार को समाप्त किया, उस लोक गुरु भगवान बुद्ध को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। इसी प्रकार धर्मराजा सम्राट अशोक के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ देश में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने देश में समता मूलक समाज की स्थापना में अपना योगदान दिया है, उन्हें अपने श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। इस धम्म सभा में उपस्थित धम्म सभा की अध्यक्षता करें माननीय विधायक जी। इस धम्म सभा के प्रमुख अतिथि परम आदरणीय कृष्णा सर, विशेष अतिथि परम आदरणीय आदर्श सर, और जिनके माध्यम से हम सब लोग उपस्थित हैं, परम आदरणीय जज साहब, पूज्य भिक्षुनी जी, सभी सम्मानित उपासक उपासिकाओं, आज बहुत महत्वपूर्ण कार्य का अनावरण हुआ है। ग्रंथालय विस्तृत रूप ले रहा है। आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष की दो परंपराएं रही हैं। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। बुद्ध के पूर्व इस देश में गुरुकुल परंपरा थी। गुरुकुल परंपरा में गुरुओं ने अपने आवासों पे, आश्रमों में सामान्य जन को शिक्षा दे रहे थे। गुरुकुल की जो परंपरा है वह वर्ण आधारित है। गुरुकुल में वर्ण है। ब्राह्मण वर्ग के लिए अलग गुरुकुल है, क्षत्रियों के लिए अलग गुरुकुल है। जो ब्राह्मणों के गुरुकुल है उसमें केवल वेदों की शिक्षा दी जा रही है। अन्य वर्गों को उसमें प्रवेश नहीं है। क्षत्रियों को युद्ध विद्या सिखाई जा रही है, अन्य का प्रवेश नहीं है। और बाकी जो वर्ग है उनके लिए कोई गुरुकुल नहीं है। भगवान बुद्ध का जब समय आया, उसके बाद इस देश में बिहारी परंपरा प्रारंभ हुई। बिहार बनने शुरू हुए। जैसे आदर्श सर बोल रहे थे कि दो तरह के बिहार बन रहे थे। एक बिहार था, एक महाबिहार था। बिहारों में सामान्य शिक्षा और महाविहारों में डिग्रियां प्रदान हो रही थी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब दुनिया में कोई विद्यालय नहीं बना, यहाँ तक कि विद्या शब्द भी प्रचलन में नहीं आया, उस समय बौद्धों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि उसकी बिल्डिंग एरिया, जो कवर्ड एरिया आज के भाषा में कहा जाता है, 3 किलोमीटर लंबा था, यानी 16 किलोमीटर लंबा था और 3 किलोमीटर चौड़ा था। जिसकी बिल्डिंग एरिया इतनी विशाल हो, उसके कैंपस की आप कल्पना कर सकते कितना विशाल होगा।
नालंदा विश्वविद्यालय की 3 लाइब्रेरियां हैं। एक को रत्न सागर कहा जाता है। रत्न सागर बहुत विशाल लाइब्रेरी थी, उसका 7 मंजिल का भवन था। दूसरा रत्न रंजित था। रत्न रंजित 5 मंजिला का भवन है। और तीसरा रत्न दद्दी है, वो 3 मंजिला का भवन है। भारत के इतिहासकार लिखते हैं कि जब नालंदा में आग लगाई गई तो नालंदा की लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। आप कल्पना करिए कि 1 घंटे में आप कितने साहित्य को जला सकते हैं। आप कल्पना करिए कि 1 दिन में कितने साहित्य जलाए जा सकते हैं। आप कल्पना करिए कि 1 हफ्ते में कितने साहित्य जलाए जा सकते हैं। और आप ये भी कल्पना करिए कि 1 महीने में कितने साहित्य जलाए जा सकते हैं। जिनकी लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही, आप सोच सकते हैं कि कितना विशाल साहित्य रहा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय चूँकि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय में स्थापित लाइब्रेरियाँ दुनिया की पहली लाइब्रेरी हैं। ये जो पुस्तकालय या ग्रंथालय का प्रचलन आया है, ये बौद्धों से ही आया है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक जितने भी हमारे बुद्ध विहार बनते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, ग्रंथालय हमारा एक प्रमुख अंग होता है। ग्रंथालयों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आम जनता को शिक्षित करने में। दूसरे हमारे जो आदर्श हैं तथागत के बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दिनचर्या थी, वो जब भी घर पे, जिस दिन भी घर पे जा रहे हैं, हमेशा वो शाम को कुछ न कुछ किताबें खरीद कर ले जा रहे हैं। बाबा साहब ने अपनी किताबों को रखने के लिए मुंबई में राजगृह नामक भवन बनाया। बहुत विशाल लाइब्रेरी बनाया। एक बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मदन मोहन मालवीय, जो BHU के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप अपनी लाइब्रेरी की किताब हमें दे दीजिए, बदले में आप जितना पैसा चाहते हैं हम आपको पैसा दे देंगे। तो बाबा साहब ने वो अपनी किताबों को देने के लिए मना कर दिया। बाबा साहब के समय का एक वृत्तांत मुझे बहुत प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक मिलिंद कॉलेज बनाया औरंगाबाद में। मिलिंद कॉलेज की कहानी ऐसे है कि एक बार बाबा साहब निजाम हैदराबाद से मिले और उनसे कहा कि निजाम साहब, मैं कुछ ज़मीन चाहता हूँ आपसे। उन्होंने पूछा कि ज़मीन आपको किस उद्देश्य से चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं वंचित समाज के लिए शिक्षा का केंद्र स्थापित करना चाहता हूँ। निजाम साहब ने कहा कि जब मैं कभी औरंगाबाद आऊँगा मुझे बताइएगा, औरंगाबाद में हमारी कुछ ज़मीनें हैं, वो मैं आपको दे दूँगा। निजाम हैदराबाद जब औरंगाबाद गए, बाबा साहब को पता चला कि निजाम हैदराबाद औरंगाबाद आए हुए हैं, तो बाबा साहब मिलने चले गए। जब बाबा साहब मिलने चले गए तो बाबा साहब बहुत अस्वस्थ थे, बहुत बीमार थे। साथ में बाबा साहब के जो निजी सचिव थे नानक चंद रत्तू जी, वो भी गए थे। बाबा साहब उनके सहारे गाड़ी से निकलते हैं, निजाम हैदराबाद के पास पहुँचे। निजाम हैदराबाद देख रहे हैं कि बाबा साहब चल नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसी शर्त रखूं ताकि बाबा साहब की बात भी हो जाए और उनको ज़मीनें भी न देनी पड़े। निजाम हैदराबाद ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, हम आपको ज़मीन दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। बाबा साहब ने कहा कि अपनी शर्त बताइए। निजाम हैदराबाद ने कहा कि आप जितना दूर पैदल चल कर के आएंगे उतनी ज़मीन हम आपको दे देंगे।
बाबा साहब ने नानक चंद रत्तू से कहा, नानक चंद मुझे पकड़ो और मेरे साथ चलो। नानक चंद के कंधों पर हाथ रख करके बाबा साहब बहुत देर तक घूमते रहे, घंटों तक घूमते रहे और घूम करके आए। निज़ाम हैदराबाद से कहा कि निज़ाम साहब आप अपना वचन पूरा करिए, जो ज़मीन हम घूम करके आए हैं अब मुझे आप दे दीजिए। निज़ाम हैदराबाद ने बाबा साहब को ज़मीन दे दी। बाबा साहब ने जब सिद्धार्थ कॉलेज मिलिंद कॉलेज बनाया तो उस कॉलेज में 2 विंडो बनाया। एक विंडो से एडमिशन फॉर्म जमा किया जाता था और एक विंडो से छात्रवृत्ति का फॉर्म जमा किया जाता था। बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था की उस कॉलेज में कि 2 महीने के बाद ही छात्रवृत्ति मिलती थी वंचित वर्ग को। गांव देहात के लोग, बहुत दूर दूर से लोग मैट्रिक करके कुछ खाने पीने का वो सामान लेकर के औरंगाबाद पहुंच जाते थे। 1-2 महीना काटते थे। 1-2 महीने के बाद जब उसको स्कॉलरशिप मिलता था तब जा कर के वह चप्पल खरीदते थे, कपड़े खरीदते थे और सामान खरीद लेते थे। इस तरह से रह करके वो लोग वहाँ पढ़ते थे। पाठन सामग्री उनको नहीं लेना पड़ता था क्योंकि बाबा साहब ने बहुत समृद्ध लाइब्रेरी बनाई थी उसमें। तो वहाँ के जो विद्यार्थी थे बस वो खाने पीने की व्यवस्था अपनी करते थे, बाकी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने रिसर्च किया और ये जो बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं, जो रिटायर कर गए या जो 50-60 साल की उम्र के लोग हैं, उनसे जा कर के लोगों ने पूछा, कहा कि बताओ आपने नौकरी किया या नौकरी कर रहे हैं, आपने पढ़ाई कहाँ की है? तो आपको जान कर के आश्चर्य होगा, 60 से 70% लोगों ने कहा कि मैंने मिलिंद कॉलेज से पढ़ाई करी है। आज महाराष्ट्र की ये हालत है। बाबा साहब ने जो शिक्षा का वो जो दीपक जलाया उसका ये प्रभाव हुआ कि आज संसार का कोई भी टॉप क्लास का विश्वविद्यालय नहीं होगा जिसमें महाराष्ट्र का बच्चा पढ़ नहीं रहा होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं, अभी जो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटियाँ उसमें नहीं जा चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोग जा चुके हैं। तो बाबा साहब का आप राजगिरी देखिए, बाबा साहब का आप जो है मिलिंद कॉलेज की लाइब्रेरी देखिए, बाबा साहब का सिद्धार्थ कॉलेज की लाइब्रेरी देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। हम लोग भी सारनाथ में धम्मा लर्निंग सेंटर चला रहे हैं। सर बैठे हैं, सर का अनंत उपकार है। और हम लोगों ने मैडम डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, डॉक्टर मनीषा जी, डॉक्टर साहब के माता पिता के स्मृति में हम लोगों ने वहाँ एक लाइब्रेरी बनाई है, वो धार्मिक लाइब्रेरी बनाई है। हम लोग भी अपने सारनाथ धम्मा लर्निंग सेंटर में 3 तरह की लाइब्रेरी बना रहे हैं। एक रिलीजियस लाइब्रेरी बना रहे हैं और एक सोशल लाइब्रेरी बना रहे हैं, एक एकेडमिक लाइब्रेरी बना रहे हैं। जो हमारी रिलीजियस धार्मिक लाइब्रेरी है उसमें बुद्ध धर्म से संबंधित सारे ग्रंथ और कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए अन्य धर्मों के भी साहित्य हम रखने जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम केवल अपने धर्म को पढ़ाते हैं, मेरा ऐसा मानना कि जब हम केवल अपनी विचारधारा को पढ़ाते हैं तो हम अपने छात्रों को बोनसाई जैसा बना लेते हैं। लेकिन जब हम अपने धर्म के अलावा अपनी विचारधारा के अलावा उनको समग्र अध्ययन करवाते हैं तो मुझे लगता है कि हम उनको वट वृक्ष बनाते हैं। तो मैं सर से भी कहूँगा, यहाँ बुद्ध धर्म तो रहे ही, अन्य धर्मों का भी जो है कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए धर्म ग्रंथ जरूर रहे, तब जाकर के तुलनात्मक अध्ययन हो। तो हम लोग भी सारनाथ में ऐसा कर रहे हैं। और जो हम लोग सामाजिक लाइब्रेरी बना रहे हैं, सोशल लाइब्रेरी बना रहे हैं, साहू फूले से लेकर के मानवर कांसीराम साहब तक, हमारे जो बहुजन महापुरुष हुए हैं, इन लोगों ने जो भी कुछ लिखा है उनकी साहित्य रखने जा रहे हैं।
और उन पे जो साहित्य लिखे गए हैं उनके साहित्य को रखने जा रहे हैं। एक तरह से वो आंदोलन की लाइब्रेरी होगी। साहू फूले से लेकर के मानवर कांसी राम साहब को कहीं भी किसी को पढ़ना है तो वहाँ जा कर के पूरी उसको सामग्री मिल जाएगी। एकेडमिक लाइब्रेरी जो हम लोग बना रहे हैं, हम लोगों का प्रयास है उसमें बेसिक से लेकर के हायर एजुकेशन और कंपटीशन की सारी किताबें हम रखने जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पाठन सामग्री नहीं ले सकते हैं। मेडिकल की किताबें बहुत महंगी, इंजीनियरिंग की किताबें बहुत महंगी हैं और हमारे सेंटर में 40 बच्चे लोग घंटे लोग पढ़ाई करें। हमको पता है कि साहित्य कितने महंगे आ रहे हैं, तो आज भी सब लोग साहित्य नहीं खरीद पा रहे, किताबें नहीं खरीद पा रहे, पाठन सामग्री नहीं खरीद पा रहे हैं। तो हम लोग ये प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारी जो एकेडमिक लाइब्रेरी होगी, हम लोग के पास जब कोई बच्चा संपर्क करेंगे वो मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, कंपटीशन के लिए, तो हम लोग 1 साल का उन्हें सॉफ्ट कॉपी भी, हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराएंगे। फिर उन्हें जब अगले साल ज़रूरत पड़ेगी फिर हम उनके अगले साल उपलब्ध कराएंगे। तो मैं सर से ये भी कहूँगा कि सर केवल धार्मिक लाइब्रेरी भी बन करके यहाँ न रह जाए, ये सामाजिक लाइब्रेरी भी बननी चाहिए। और सामाजिक लाइब्रेरी के अलावा ये एकेडमिक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। और यहाँ जो है जो कंपटीशन से संबंधित जो ग्रंथ है वो भी होने चाहिए। और अभी हम लोग बहुत सारे भंते लोग आपस में बात कर रहे हैं, जितने भी बुद्ध विहार बन रहे हैं सब में धम्मा हॉल होता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक धम्मा हॉल है और लाइब्रेरी है, नीचे बगल में एक धम्मा हॉल है। हम लोग एक और प्रयास कर रहे हैं, जैसे आदर्श सर बात कर रहे थे, आदर्श सर से भी मेरी कई बार इस पे बात हुई है। हमने कहा कि सर आसपास के जो बच्चे लोग हैं वो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, हमें अच्छा टीचर रख करके और उन बच्चों को अपने विहारों में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है, मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ कि हम लोगों को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और प्रोफेशनल तरीके से इसलिए सोचने की ज़रूरत है, जैसे हम लोगों ने अभी मैं कई लोगों से बोलता हूँ, सर से भी बोला हूँ मैं कई बार कि सर जो हम लोगों ने बिहार बनाने में जितना पैसे खर्च किए हैं उससे 100 गुना पैसा हम लोगों को वापस करने का भी सोचना चाहिए। कई लोगों ने बोला हमसे कि आप 100 गुना कैसे वापस करेंगे। हमने कहा कि 100 भंते चंद्रमा अगर धम्मा लर्निंग सेंटर से तैयार हो गए तो 100 गुना पैसा वसूल हो गया है। तो इस बिहार को बनाने में जितना पैसा खर्च हो रहा है, अगर यहाँ से 100 डॉक्टर निकल जाएं, 100 इंजीनियर निकल जाएं, प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले 100-200 लोग निकल जाएं, 10, 20, 50, 100 भिक्खु चंद्रमा जैसे लोग निकल जाएं, तो जितना पैसा लगा है उसे बहुत सारा पैसा हमारा वापस रिटर्न हो जाएगा। तो हमको इस तरह से प्रोफेशनल भी सोचना है। केवल हम पैसा लगाते जाएं और पे बैक नहीं उससे आए, ये भी ठीक नहीं है। तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से सोचना है। तो मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं हैं। और जो साहित्य होते हैं वो एक तरह से समाज के दर्पण होते हैं। साहित्य सबसे अच्छे मित्र होते हैं। हमारे बहुत सारे भंते लोग हुए हैं, बड़े बड़े भंते लोग हुए हैं। एक भंते आनंद कौशलायन जी हुए हैं। भंते आनंद कौशलायन जी बहुत बड़े विद्वान, वो इतने बड़े विद्वान हैं कि उनके समय के लोग उनको चलता फिरता विश्वविद्यालय कहते थे। और वह अक्सर नाम लिया करते थे, कहते थे। उन्होंने एक धम्मपद का अनुवाद किया है। धम्मपद के अनुवाद के पीछे उन्होंने लिखा है, कहा कि आप दुनिया के किसी भी पुस्तकालय में जाएं और यदि दुनिया के किसी भी पुस्तकालय में जाने के बाद आपको अपने जीवन में कोई अच्छा मित्र बनाने की यदि आवश्यकता पड़े, तो उन्होंने कहा धम्मपद से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं मिल सकता है। तो जीवन में जितना
अच्छा मार्गदर्शन साहित्य करता है, उतना अच्छा मार्गदर्शन कोई नहीं कर सकता है। और मैं बार बार लोगों से बोल रहा हूँ, मैं ऐसा मानता भी हूँ कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम लोगों के पास आगे बढ़ने का इस देश में बस एक ही रास्ता है, वह है शिक्षा का रास्ता। जितना शिक्षा के लिए हम प्रयास करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, और जितना हम शिक्षा से दूर होते चले जाएंगे उतना ही हम मुख्य धारा से पीछे होते जाएंगे। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा कि आपके दुख का कारण अज्ञानता है। उसी बात को ज्योतिबा फूले कह रहे हैं, माता सावित्रीबाई फूले कह रही हैं आपकी जो दुर्गति हुई है वह अज्ञानता के कारण हुई, अशिक्षा के कारण हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसी बात को कह रहे हैं कि शिक्षित बनो। तो हमारे सदगति का कारण, हमारे उन्नति का कारण, हमारे प्रगति का कारण शिक्षा ही हो सकता है। और आप ऐसे भी सोचिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी संपत्ति हो, और आपके पास ज्ञान न हो, तो आप संपत्ति रख करके क्या कर लेंगे। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, बहुत संपत्ति लोगों के पास है लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है, तो पैसे पे बैठे हुए हैं। अगर उनके पास ज्ञान होता, उनके पास प्रज्ञा होती, उस पैसे को बिजनेस में खर्च कर लेते, उस पैसे को कहीं और ऐसे बुद्ध विहार बनाने में खर्च कर लेते, ऐसे संस्थाओं को खड़ा करने में लग जाते, तो बहुत सारे लोगों को उद्धार हो जाता। तो सारा का सारा जो हमारी लड़ाई हो ज्ञान प्राप्ति के लिए है, वो तथागत बुद्ध से लेकर के कवि रविदास, साहू फूले, मानवर काशी राम साहब तक, वो हमें जागृत करने में लगे हैं। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी अगर हमारे बीच में जिंदा हैं तो वह साहित्यों के कारण जिंदा। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जो उनके जो वॉल्यूम्स हैं, अगर वो नहीं होते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच से समाप्त हो गए होते। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो लिख गए उन्हीं के कारण जिंदा रह गए। तो आप लोग भी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप जो लिख जाएंगे, आप जो पढ़ जाएंगे, वो उसी से आप जिंदा रहेंगे, आपकी पीढ़ियाँ जिंदा रहेंगी। तो ऐसे संस्थानों को बनाने के लिए, ऐसे संस्थानों को बढ़ाने के लिए यदि कहीं भी अवसर मिले तो ज़रूर करें। मैं पुनः सर के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए और कृष्णा सर का आभार ज्ञापित करते हुए, आदर्श सर का आभार ज्ञापित करते हुए कि आप लोग के वजह से निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग प्रेरित हुए हैं, और आप लोग की प्रेरणा बहुजन समाज को प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ाती रहेंगी। आप लोगों ने जो भी किया है अपने जीवन में, उसके प्रति आप लोगों के कार्यों का अनुमोदन करता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ, सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।